सभी दोस्तों को सादर नमस्ते। पिछले 3-4 दिन से हमारा एक तरह से गूगल मीट का काम आयोजित नहीं हो रहा था। आप लोगों का जो मार्गदर्शन करना रहता है उसमें किसी वजह से मैं नहीं आ पाया था। अभी मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। बहुत सारी पीआरटी के रिज़ल्ट को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, कुछ तो उसलिए भी, और ये महीने का एंड की वजह से भी बहुत सारे ऑफिशियल काम में उलझा रहने के कारण आप लोगों के साथ गूगल मीट आयोजित नहीं हो पाई। आज हम इस गूगल मीट के माध्यम से अभी कुछ विषयों का मॉक इंटरव्यू आयोजित कर रहे हैं। और हम किसी भी विषय का मॉक इंटरव्यू आयोजित करें, लेकिन प्रत्येक मॉक इंटरव्यू से दूसरे सब्जेक्ट भी इंटर कनेक्टेड होते हैं और एक मॉक इंटरव्यू में किए गए प्रश्न समान रूप से बहुत सारे उसके प्रश्न ऐसे होते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी उतने ही उपयोगी होते हैं। तो आप लोगों की ये हम शुरुआत करें। इससे पहले मैं जिन लोगों का इंटरव्यू पहले है उन लोगों को मॉक इंटरव्यू में हम पहले स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी बीच में अनावश्यक डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बीच में कोई फ़ोन करके मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। चलिए, ये हम लोगों की बात थी पीजीटी हिस्ट्री और इन सब चीज़ों के लिए जिनका पहले इंटरव्यू है पीजीटी हिस्ट्री का है। यहाँ कुछ इंग्लिश के भी है, पीजीटी टीजीटी इंग्लिश। अब हिस्ट्री वाले से पहले 10 मिनट हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरा, ठीक है ना। तो पीजीटी हिस्ट्री एक्चुअल में अपने आप में भी जनरल नॉलेज का होता है। पीजीटी हिस्ट्री आप में से जो भी है वो अपना हैंड रेस करे, और इसके पहले मैं 2 मिनट अपनी बात रख रहा हूँ, फिर आप लोग स्टार्ट करें। दोस्तों, सभी विषय के जितने भी इंटरव्यू देने वाले आज हमारे बीच में उपस्थित है वो एक बात का ध्यान रखें कि साक्षात्कार देने से पहले आपकी विषय पर थोड़ी तैयारी होना ज़रूरी है। जिसकी तैयारी है वही साक्षात्कार में शामिल हो। बाकी लोग प्रश्नोत्तरी में शामिल हो सकते हैं अपने ही विषय के इंटरव्यू में। और एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो पहले क्रम बताया गया था कि साक्षात्कार में सबसे पहले परिचय होता है, परिचय शॉर्ट में देना है, लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। परिचय के बाद में जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने यही पोस्ट क्यों चुनी है, केवी में ही क्यों टीचर बनना चाहते हैं, बच्चों के लिए आप ऐसा नया क्या करेंगे जिससे कि आपका चयन हो। ये प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल क्यों खुद को मानते हैं। एक तो ये, और इसी का दूसरे तरीके से पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि आपका ही चयन क्यों किया जाए साक्षात्कार में। आप ऐसा क्या करेंगे जो आपके विषय में दूसरे शिक्षक नहीं कर पाते, या आपके पास ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से हम आपका चयन करें और आपको साक्षात्कार में हम सिलेक्ट करें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है जिनका उत्तर ऐसे कुछ तो भी नहीं दिया जाता है, उनका थोड़ा सोच समझ करके टू द पॉइंट ऐसा कोई नवाचार आपको बताना है, ऐसा कोई नया आइडिया आपको बताना है जिससे साक्षात्कार पैनल को ऐसा लगे कि आप वास्तव में वही कैंडिडेट है जिसकी खोज उन्हें थी। और आपका चयन अगर किया जाएगा तो आप निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय में बदलाव लाने में सहयोग प्रदान करेंगे या बदलाव का कारण बनेंगे जो सकारात्मक होगा, है ना। तो ये बात है। इसी तरह से आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है। अब मुझे बताइए, हम स्टार्ट करते हैं। पीजीटी हिस्ट्री में 1-2 कैंडिडेट है यहाँ पर। पीजीटी हिस्ट्री में कौन है बता दीजिए, तो हम 10 मिनट उनका साक्षात्कार लेके फिर अगला हम उसको अगले पड़ाव पे जाएंगे दूसरे विषय के लिए। जल्दी से पीजीटी हिस्ट्री बोलिए, जल्दी से कौन है पीजीटी हिस्ट्री जिनको अभी साक्षात्कार देना था। कोई नहीं है, ओके, कोई बात नहीं। पीजीटी मैथ्स मंजू रानी मैडम से शुरुआत करते हैं, आपके किस्मत अच्छे हैं ना। चलिए, आप तैयार है? और भी कोई पीजीटी मैथ्स है क्या? और भी अगर कोई मैथ्स वगैरह हो तो इसमें डालेना। मैडम, आपका इंटरव्यू की डेट क्या है बताइए। सर
15th मई। अरे चलो, आप ये सही है, आपके साथ लेना न्याय भी होगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं थैंक यू बचा सो है, मच केवल सर। 15 दिन बचे हैं आपके साक्षात्कार में। यस तो सर। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आपका साक्षात्कार शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला साक्षात्कार आज का है पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। हमारे बीच में उपस्थित है मंजू रानी मैडम। मैडम, यस सर। टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ और डिस्क्राइब योर सेल्फ, है ना, और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यस। ओके सर। सर गुड इवनिंग सर। जी। My name is Manju Rani. I belong to Haryana. My schooling has been from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Devrala. After that, I complete my bachelor and masters from MDU University, and after that, I complete my B.Ed program also from Maharshi Dayanand University. Sir, apart from my academic, I was an active member of extracurriculum activities during my academic. ओके, वेरी नाइस। आपने बताया आप जवाहर नवोदय की स्टूडेंट हैं। आपने ये बताइए, जवाहर नवोदय के आप स्टूडेंट हैं, वो रेजिडेंशियल स्कूल था। एज ए जवाहर नवोदय स्टूडेंट, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन जवाहर नवोदय विद्यालय? सर मेरा जो जवाहर नवोदय विद्यालय में एज ए स्टूडेंट जो अनुभव रहा वो बहुत ही अच्छा था। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र से गरीब परिवार के बच्चों को उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से परे उनका नैतिक और बौद्धिक विकास करना है। और शायद सर अगर मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं होता तो मैं इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी, और ये मेरे लिए गौरव की बात थी कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा रही हूँ। बहुत बढ़िया। ये आपने एक सकारात्मक, मतलब शिक्षा मंत्रालय की दो बड़ी संस्थाएं हैं, एक जवाहर नवोदय विद्यालय और एक केंद्रीय विद्यालय संगठन, यस सर। है ना। इन दोनों में से आपने जवाहर नवोदय के बारे में जो कहा, इससे ये पता चलता है कि सरकार जो कर रही है, शासन जो कर रहा है, केंद्र शासन, वो रियली तारीफ़ काबिल है। और इससे यस सर। बहुत सारे गरीब बच्चों को और उनके सबके साथ न्याय होता है ना। यस सर। केंद्रीय विद्यालय संगठन में आने से पहले आप इसके बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट केंद्रीय विद्यालय संगठन बिफोर ज्वाइनिंग और बिफोर एंटरिंग इन दिस सर इंटरव्यू? यस। यस सर, मैंने सर केंद्रीय विद्यालय के बारे में जो भी सुना है समझा है वो यही है कि केंद्रीय विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां पर सरकार जितनी भी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो सबसे पहले यहां पर लागू करती है। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय की मैं बात करूं तो वो एक जिले को दिया जाता है, और केंद्रीय विद्यालय में हम एक लघु भारत को देख सकते हैं जहां हर जाति धर्म और हर विचार के बच्चों को एक साथ देखना सच में बहुत अद्भुत है। चलिए, ये आपकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई। अब ये बताइए कि आप केंद्रीय विद्यालय में ही एक्चुअल में आपके लिए वो बहुत मैथमेटिक्स जो पोस्ट होती है मैथमेटिक्स टीचर की, वो तो कोचिंग में भी लाखों रुपए कमा लेते हैं, और जहाँ खड़े हो जाए उनका काम वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छे अच्छे स्कूल है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की भी संस्थाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट की, बट वाई यू वांट टू ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय? सर मेरे अस्तित्व को मैं सिर्फ सैलरी से नहीं मापूंगी। हम्म। एज ए टीचर मैं चाहती हूँ कि मैं भारत की सेवा कर सकूं, और केंद्रीय विद्यालय मुझे वो प्लेटफॉर्म देता है जहां यस, मेरा लक्ष्य पूरा होगा। चलो अच्छी बात है। यानी ये देश सेवा करने का सबसे बड़ा मौका है। ओके, यस आपका ही सर। सिलेक्शन क्यों किया जाए? टेल समथिंग रिगार्डिंग सुटेबिलिटी टू दिस पोस्ट। सर मैं बच्चों में शिक्षा के साथ साथ मोरलिटी का भी डेवलपमेंट करूंगी, और मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ। सिर्फ अक्षर ज्ञान देना या किताबी ज्ञान देना ही जरूरी नहीं होता। मैं एक मतलब सर केवी में आने के बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगी, जैसा कि मैंने अपनी स्कूलिंग के दौरान किया है। यानी कि एक छात्र के रूप में जो भी मैंने ग्रहण किया है वो सारी चीजें मैं केंद्रीय विद्यालय में लगाना चाहती हूँ।
अब मुझे बताइए, एक मैथमेटिक्स टीचर मॉरलिटी कैसे डेवलप करेगा, एक मैथ टीचर अदर एक्टिविटीज़ में कैसे योगदान दे सकता है, हाउ यू विल कंट्रीब्यूट एज ए मैथमेटिक्स टीचर इन दीज ऑल आइटम्स एंड ऑल एक्टिविटीज़, टेल समथिंग अबाउट इट। सर अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स टीचर होते हुए मोरलिटी डेवलपमेंट की, तो कक्षा में बच्चों में जैसे आपस में सहयोग की भावना, जैसे एक बच्चा कमजोर है तो मैं किसी दूसरे बच्चे को उसके ट्रेनर के रूप में उसके पास बिठाऊंगी, उससे उसमें सहयोग की भावना बढ़ेगी। देखिए, और आज की जब डेट में आप डू यू नो व्हाट इज़ द चैलेंज in front of the mathematics teacher in your subject, which type of challenge facing teachers and students both? सर मैथमेटिक्स पढ़ाने में बहुत से चैलेंज होते हैं, बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों में से मैथ का ये डर निकालूंगी कि मैथ को हमें समझना या सोल्व करना नहीं है। सबसे पहले अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो उसी में उसका आंसर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 से 100 तक अगर एडिशन के लिए बोलें तो किसी भी बच्चे को ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर हम इसके गुच्छे बनाकर इसको सोल्व करें, जैसे इधर 1 लेंगे और उधर से 99 को लेंगे तो 100 बनेगा, सेम इसी तरीके से इधर 2 को लेंगे उधर 98 को लेंगे तो भी 100 बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास 50 गुच्छे हो जाएंगे। यानी कि मैं इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करूंगी ये कि जो आप बच्चों जो के लिए। टॉपिक बता रहे हैं ये एक्चुअली प्राइमरी लेवल का हो सकता है, यू आर गोइंग नहीं टू। सर, इसमें एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी वही मैं बच्चे को वही आप मुझे बताऊंगी। ये बताइए, एज ए पीजीटी मैथमेटिक्स क्लास 11-12 अप टू क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है अप टू 8 तक फिर भी थोड़ा इजी है, 9-10th में थोड़ा जो लेवल टफ हो जाता है, लेकिन Yes, sir. 10th और 11 में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्लास 11-12 के बच्चों में 30 जो भी मैथमेटिक्स लेते हैं, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस भी रहा है एज ए प्रिंसिपल, और मैंने ये देखा भी है कि मैथमेटिक्स बच्चे बिना सोचे विचारे कई बार ले लेते हैं। क्लास 10th में उनके 20 मार्क्स जो है प्रोजेक्ट के होते हैं, 80% मार्क थ्योरी के होते हैं, और 60% में मैथ्स मान लो मिलता है। तो वो अगर इधर 50% मार्क्स आउट ऑफ 80 40 लेके आए हैं थ्योरी में, और 20 उनके मिला करके 60 हो जाते हैं, और इस आधार पे उनको मैथ्स मिल जाता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 11, बट मेन प्रॉब्लम इज दिस दैट they are not able to solve mathematics question paper, and 30 to 50% students facing too much difficulty and getting fail। तो ये बहुत बड़ी समस्या है क्लास 11 में। जो भी मैथमेटिक्स लेते हैं वो बच्चे मैथ्स में तो उनमें से ज़्यादातर बच्चे फेल होते ही होते हैं। फिजिक्स में भी उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, और 2 विषय में अगर फेल हो गए केंद्रीय विद्यालय में तो वो टोटली फेल माना जाता है, उसको सप्लीमेंट्री नहीं होती, सप्लीमेंट्री केवल एक सब्जेक्ट में होती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए अब इसको किस तरह से वो बच्चे जिनका बेसिक नॉलेज बहुत कम है, क्लास 10 लेवल तक का ही है और वो भी कम है, तो आप क्लास 11 का मैथमेटिक्स में उनको किस तरह से एक्सपर्ट बनाएंगे कि एटलीस्ट 40% मार्क्स तो बच्चा ले आए। इसमें आपकी Yes, क्या sir. व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग शुड बी देयर? यस सर। यस। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका जो प्रीवियस नॉलेज है वो बहुत वीक है। यानी कि सर मैथमेटिक्स में हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो जैसे मैं अपने टॉपिक को चैप्टर को शुरू करूंगी तो उससे पहले मैं उनकी बेसिक नॉलेज प्रीवियस नॉलेज को चेक करूंगी। अब जहाँ बच्चे में कमी है तो मैं उसे थोड़ा सा पहले इनरिच करके फिर आगे बढ़ूंगी। फिर सर बात आती है कि कई नई टर्म यानी कि 1 और 2 में क्लास में चैलेंजेस आते हैं, तो उसके लिए मैं बच्चे को सिर्फ वो टर्म नहीं समझाऊंगी, मैं उसका जो एक्चुअल मीनिंग है रियल लाइफ से वो बताऊंगी। जैसे बच्चे के सामने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है, अब बच्चे को नहीं पता कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, तो एक्चुअल में हम रियल लाइफ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किचन से शुरू हो जाता है, अब हम सिलबट्टे पे चटनी बना रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम टुकड़ों में काम कर रहे हैं, अगर हम आटा गूंथ रहे हैं इट मीन्स हम जोड़ रहे हैं, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बच्चे को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी, इफेक्टिव लगेंगी और उसे मजा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले सर जो उसका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। और अच्छा, आप ये सबसे बताइए, पहले आप साक्षात्कार देने आए हैं क्लास 11-12 का, तो डू यू नो द अबाउट सिलेबस ऑफ क्लास 11 and 12
कोई कुछ टॉपिक्स के नाम, कुछ चैप्टर्स के नाम 11 और 12 के आप यस सर। बता सकती है हमें, जिसमें बच्चे यस सर। डिफ़िकल्टी फेल करते हैं, डिफ़िकल्टी यस फेस सर। करते हैं? यस। सर सबसे पहली बात आती है, जो पहला ही चैप्टर है, सेट्स एंड रिलेशन एंड यस। फंक्शन। हाँ। अब तीनों चीजों को बच्चा डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाता और रिलेट भी नहीं कर पाता है। उसको कई बार ये तीनों चीजें एक जैसी भी लगती हैं और उसे नहीं पता होता कि क्या फर्क है यहाँ। तो मैं उसे सीधे सीधे शब्दों में समझाऊंगी कि हम कलेक्शन करते हैं। अब कलेक्शन जब हम सबके लिए सेम होता है, वेल डिफाइंड होता है, तो वो सेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूरी क्लास में बच्चों को टास्क देती हूँ कि मेक ए लिस्ट ऑफ डेज ऑफ वीक। अब डेज ऑफ वीक सबके लिए सेम है, मंडे से लेके संडे तक सबकी लिस्ट में वही नाम होंगे, वो एक सेट है। और इसी तरीके से मैं कहती हूँ मेक ए लिस्ट ऑफ 10 इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब उसमें हर बच्चे के लिए जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो अलग अलग हो सकता है। चलिए ठीक है, आप इसमें समझा पाएगी अच्छे से। एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री जो अच्छे से कर लेते हैं उनको भी जो है इंटीग्रल कैलकुलस और वो साइन इनवर्स एक्स वगैरह वाले जो सवाल है उसमें थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री तक तो चलेगा कि वो जो पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। But how you will make easy learning of integral calculus and other related chapters? यस सर। अब हम ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो मैं बच्चे को बहुत आसान शब्दों में समझा दूंगी कि जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, अगर उसी की मिरर इमेज बना देंगे तो वो साइन इनवर्स का हो जाएगा। और ये बहुत फनी होगा सर बच्चे के लिए जानना, और उसे आसान भी लगेगा। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब मिरर इमेज देखते हैं तो वो उसका इनवर्स फंक्शन आता है। इनवर्स जस्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन। यहाँ ये थोड़ा सा, लेकिन आगे बहुत सारी और भी चीज़ें टफ है इसमें। अच्छा चलिए, आप ये बताइए मुझे कि एलजेब्रा को किस तरीके से इजी बनाया जा सकता है, क्योंकि क्लास 11-12 में सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, n+1 वाले, और उसमें एल्जेब्रिक चीज़ें भी होती है। तो आप ये बताइए कि इस टाइप की जो चीज़ें अर्थमेटिक में और एलजेब्रा में आती है, इनको और इजी वे में कैसे आप बना पाएंगे, क्योंकि कई बच्चे इसमें भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यस सर। इसमें सर हम जनरल टू पर्टिकुलर टू जनरल चलेंगे। जैसे हमने किया कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो वहां से जो कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे हमने पहली 10 टर्म का करके दिखाएंगे, 20 का करके दिखाएंगे, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। सेम इसी तरीके से अगर हम सर ओड नंबर की बात करें, 1+3+5+7+9, तो जितनी भी टर्म होंगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 टर्म आ गई, 1+3+5+7+9, तो इनका जो सम होगा, यानी कि नंबर कितने हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ये सर बहुत ही मतलब ट्रिकी भी है, समझाने वाले पे डिपेंड करता है। अच्छा, बच्चों को अगर बेसिक नॉलेज नहीं होता है, कई बार 11 वालों को ये भी पता नहीं होता है कि इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो ऐसी नंबर से रिलेटेड पार्ट 10 टर्म होती है। आप बताइए कौन कौन सी टर्म होती है, उसको कैसे समझाएंगे आप? इंटीजर क्या है ये समझ में नहीं आया तो व्हाट इज इंटीजर कैसे क्लियर करेंगे? ओके, लेट मी एक्सप्लेन सर। सर सबसे पहले मैं बात करूंगी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर नेचर से आया है, यानी कि नेचुरली जब भी हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर हो गए। अब एक पोटली में मैंने 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर को डाल लिया। अब मैं उसी में एक जीरो को डाल देती हूँ। अब जीरो में जीरो डालते ही अपना वो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। अब मैं क्या करती हूँ, और इधर चलूंगी तो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। इट मीन्स इंटीजर नेचुरल नंबर थे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जैसे ही हमने जीरो को ऐड किया वो होल नंबर्स हो गए। जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव यानी कि नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लिया, वो इंटीजर आ गया। और इंटीजर सर फ्रैक्शन में नहीं होते, यानी कि जीरो से इधर पॉजिटिव और जीरो से इधर नेगेटिव, यानी कि जैसे ही जीरो के राइट में चलेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी, और जीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव। दिस इज द टर्म इंटीजर। एंड नेचुरल नंबर जीरो कौन से नंबर में मानेंगे आप इसको? जीरो होल नंबर में आता है। होल नंबर नेचुरल में काउंटिंग 1 से शुरू करती है, इट्स कम्स फ्रॉम नेचर दैट। आप ये बताइए जो जैसे 10 20 30 40 है, इनमें जीरो कहीं ना कहीं इंक्लूड है, तो उनको नेचुरल नंबर मानेंगे या नहीं?
सर नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। कई बच्चे हैं ना, उनको कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि भाई 9 के बाद 10 आया तो ज़ीरो का तो यूज़ हुआ है, उनका इतना वो यस प्रेजेंस ऑफ सर। माइंड नहीं होता है कि ये काउंटिंग है, एक्चुअल में इन्फिनिटिव तक जाता है। तो जब आपने यस जहाँ ज़ीरो सर। की बात की तो वो वहाँ ज़ीरो देखते हैं, 1000 में भी सर ज़ीरो होता है। ओके सर, मैं बच्चे के इस कंफ्यूजन को बहुत आसानी से दूर कर दूंगी। मैं बच्चे को बताऊंगी कि हमने एक लाइन ली, लाइन के ऊपर हमने 1 बनाया। अब 1 से राइट में जहां भी हम जाएंगे, 10 पे, 100 पे, 1000 पे, 1 के राइट में सारे ही इंक्लूडिंग 1 एंड इन राइट ऑफ 1 सारी टर्म्स नेचुरल नंबर होंगे। ओके, चलो अच्छी बात है, आपने सब्जेक्ट के आंसर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ईश्वर करे आप मैथमेटिक्स पीजीटी मैथमेटिक्स बन के हमारे बीच में आए, है ना। और मैं अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक आध और आपसे पूछूंगा कि आप यस सर बताइए श्योर। कि ये जो मैथमेटिक्स है, एक केंद्रीय विद्यालय में नहीं, आजकल सभी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या स्टेट में भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं बाला कॉन्सेप्ट। डू यू नो अबाउट बाला कॉन्सेप्ट? BALA। रियली सॉरी सर, एकदम से मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बाला बात नहीं, बोलते ही मुझे मैं याद बता आ देता गया। हूँ। हाँ बस। देखो, इंटरव्यू में जो लोग बैठते हैं ना, ओके वो ओके आपको सर। कंफर्टेबल करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, आपको चमकाते हमकाते नहीं है। आप एक बार इस बात का ध्यान रखें कि वो आपका सपोर्ट करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप उसको कहाँ तक समझ सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, बाला का मतलब होता है BALA, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है ना। मतलब यस जो सर। स्कूल बिल्डिंग होती है, चाहे वो टॉयलेट्स हो, क्लासरूम हो, बरामदा हो, बाहर का हो, कुछ भी हो, इसको हम लर्निंग एड लर्निंग के गाइड के रूप रूप में में यूज। कैसे यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। यस सर। आपने देखा होगा, कहीं गए होंगे तो कुछ ना कुछ दिखाई दिया होगा आपको दीवारों पर। यस सर श्योर, पूरी बिल्डिंग ही मैथमेटिक्स होती है सर। हाँ, तो आप इसमें और क्या कर सकते हैं बताइए, कैसे मतलब अभी आप, मुझे ओके। लगता है पूरा कॉन्सेप्ट समझे नहीं है। बिल्डिंग तो मैथमेटिक्स होती है अपनी जगह, ठीक है, वो यस आप सर। हमें बताएंगे अलग तरीके से। लेकिन ये जो है, ये आर्ट एजुकेशन वाले जो भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ बीच में हैं, ये इंटर कनेक्शन है इस सब्जेक्ट का, आप लोग ध्यान दीजिए। जितने भी आर्ट वाले हैं, WE हैं या जो भी हैं, या प्राइमरी भी है, उनके लिए भी, ये PRDs के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, PRD के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं ज़्यादा होता है। बिल्डिंग में डिफरेंट टाइप की ड्राइंग्स बनाई जाती है, कई प्रकार के यस चित्र सर, बट बनाए मुझे जाते ये हैं। इवन बट ये टॉयलेट में भी रिलेटेड। चित्र बना सकते हैं, दीवारों पे, बरामदे में, स्कूल के बाहर, अंदर, गार्डन में, कहीं पर भी। तो हम किस तरह के ऐसे चित्र बनाएं, किस तरह की ऐसी ड्राइंग करें, किस तरह की ऐसी पेंटिंग हो सकती है जो मैथमेटिक्स के लिए बिल्डिंग एज लर्निंग एड का काम करेगी। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे जितनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, तो वहाँ हर सीढ़ियाँ पे जो सामने वाला जो टाइल्स दिखाई देता है, वहाँ पे आप 2 × 1 = 2, 2 1 जा 2, 2 जा 3, ऐसे हर सीढ़ी के उस पर आप कर देंगे, पता चला ऊपर तक 2 का टेबल ख़त्म हो गया। ठीक है ना। ऐसे भी और ऐसे और क्या क्या काम किए जा सकते हैं, आप अपनी कल्पना करके बताइए। क्योंकि जो ये आर्ट एजुकेशन टीचर होता है, उसको आप जैसा बताएंगे वैसा वो काम कर देगा। तो बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड फॉर मैथमेटिक्स यूज़ करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे, क्या करवा सकते हैं उससे, बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ है ये। वो आर्ट एजुकेशन सब सब्जेक्ट के लिए काम करता है, TGT PGT फॉर ऑल सब्जेक्ट। यस, बोलिए। ओके सर, इसमें मतलब पेंटिंग से रिलेटेड ही कि कैसा उसको बनाया जाए। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए दो, देखो। ओके सर। ओके एक दूसरा और एग्जाम्पल बता देता हूँ। जिस क्लास में आप एंटर कर रही हो, वो दरवाज़ा जब खुलता है तो राइट एंगल पे वो खुलेगा, सीधा दीवार में लगेगा। ठीक है ना। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक के 15, 30, 45 के पे जैसे निशान बनाए जा सकते हैं उस दरवाजे के पास में, जिससे वो बच्चा सीखे कि 45 एंगल क्या होता है, 15 में वो दरवाज़ा कितना खुलता है, 90 में। तो वैसी ड्राइंग और वैसी लाइनें वो आर्ट एजुकेशन टीचर खींच देगा आपके कहने पर। तो अब ऐसा और क्या क्या करवा सकते हैं मैथमेटिक्स में। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए, एक एंगल का और एक टेबल वाला और काउंटिंग वाला। अब आप थोड़ा दिमाग अपना भी लगाइए।
यस सर। सर उसमें हम कर सकते हैं, उसमें हम 3D बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, यानी कि जैसे रूम है सर, रूम की जो दीवारें हैं सरफेस हैं, वो सरफेस कहलाएंगे। अब हम्म जहाँ पे सरफेस मिलते हैं, यानी कि जो लाइन बनती है दो दीवारों के बीच में, वो एजेस होती है। हम्म वहां हम हर चीज को पॉइंट आउट करा सकते हैं ड्राइंग की मदद से, कि ये वाला वर्टेक्स है, ये सरफेस है, ये एजेस हैं। हम्म और एक फिगर बनवा सकते हैं सर वॉल के ऊपर, जैसे क्यूब या क्यूबॉइड की। उसमें इंडिकेशन दे रखा होगा कि ये सरफेस है, एजेज है, वर्टेक्स है, और सेम उसी तरीके से जहाँ पे पॉइंट यानी वर्टेक्स बन रहा है, एजेज बन रहे हैं, उनको हम ड्राइंग की मदद से दिखा सकते देखो हैं। बिल्डिंग में गार्डन में अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो मैथमेटिकल शेप में होती है। एक मैथमेटिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट भी केंद्रीय विद्यालय में होता है, ठीक है ना। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए, समझिए कि बहुत सारी चीज़ें 3D में होती है बिल्डिंग में। बहुत सारी चीज़ों को आप रेक्टेंगल, सर्कल और अदर शेप में ले सकते हैं। तो जो जिस टाइप की शेप में है, 3D शेप में है, तो आप वहाँ पर इस तरह की लाइनिंग करके उसकी लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसके हिसाब से आप उस वहाँ पे ड्राइंग बना सकते हैं, मतलब एरो बना के दिखा यस सर, सकते जीरो हैं। कंसेप्ट को भी ले सकते हैं दीवार के ऊपर। जैसे मान लो एक ट्रीज है, उसके ऊपर यानी कि फ्रूट्स लगे हुए हैं, 10 फ्रूट्स हैं, बच्चों ने 10 फ्रूट उसमें से तोड़ लिए, तो कुछ भी नहीं बचा, तो जीरो रेखा कंसेप्ट रेखा को मैडम, आप अपना थोड़ा कम से कम वो अपना चेहरा दिखाइए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ हाँ। ये सर जीरो कंसेप्ट को भी हम वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। मान लो एक ट्रीज है, उसके ऊपर मैंगोज लगे हुए हैं 10, और 10 बच्चे वहां पर मैंगोज को कैच कर रहे हैं, तो वहां पर 10 के 10 बच्चों ने वहां पर मैंगो को कैच कर लिया, तो जीरो कंसेप्ट भी वहां से इसके बच्चों का क्लियर हो सकता है। जैसे हिंदी का कोई भी कंसेप्ट है, व्याकरण का कोई भी कंसेप्ट है, वहां पर ट्रीज संज्ञा बना सकते हैं। संज्ञा के जो मान लो गमला है, वहां पर संज्ञा लिख सकते हैं, और उसके जो लीव्स बना सकते हैं, वहां पर संज्ञा के जो व्यक्तिवाद जातिवाद जो भी इसके भेद बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल वहां पर बिल्कुल। कर सकते देखो हैं मैं सर। आपको मैं बताऊं कि हर स्कूल में एक गार्डन होता है, क्यारियां होती है। तो आप कुछ क्यारियों को क्या बोलते हैं कि सर्कल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कुछ क्यारियां रेक्टेंगल शेप में हो सकती है, कुछ क्यारियां जो है फूलों की आपके स्क्वायर शेप में हो सकती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल बैठने की जगह बनाई जाती है ना पार्क में। आप उसमें से यस कुछ सर। कुछ जगह को आप 3D शेप में क्यूब में बना सकते हैं, क्यूबॉइड में बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप से हो सकती है ये चीज़ें। तो ये ध्यान देना चाहिए। रेखा जी, आपका क्या सब्जेक्ट है? पोस्ट सर मेरा पीआरटी है। देखो पीआरटी है सर। PRT वाला भी हमारे PGTO काम यस में सर, आ माला सकता का भी सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। माला प्राइमरी लेवल वो बच्चों की अट्रैक्टिव लगती है चीजें, वो उनके है। लिए अच्छा, बहुत मैंने आपकी जो प्रशंसा की थी, शायद आपने कुछ वीडियोस भेजे थे, उसी में की थी ना, आप ही हो ना? ओके ओके। यस सर। तो जो भी हमारे साथी देख रहे हैं वो इनको पहचान लें। इनके वीडियो भी कुछ यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं, और इनका जो यस इंट्रोडक्शन वाला है वो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। और बिल्कुल एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह भी इन्होंने बढ़िया से इंटरव्यू दिया हुआ है। 2-3 तरीके से इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आपका इंटरव्यू भी हुआ या नहीं, मॉक इंटरव्यू PRT का? नो सर, मैं 2 दिन से वेट कर रही हूँ, क्लास ही नहीं लग रही। चलो। तो आज लास्ट में आप दे देना। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि ये कल 29 अप्रैल लास्ट वर्किंग डे था, और ये लास्ट वर्किंग डे में 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो हमें कंप्लीट करना होती है। स्टाफ की मीटिंग लेना होती है, उसमें कई चीज़ों का हिसाब किताब करना होता है। फिर एक यस PM श्री योजना में हमारा स्कूल सिलेक्ट हुआ है, तो लास्ट में उसके बहुत सारा बजट बनाना, मतलब इतना मैं सुबह से लेके नाइट 11 तक मेंटली वो क्या बोलते हैं ओवर वर्कलोड था। और जैसे आप लोगों को लग रहा है ऐसा मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अब क्या करें, चलो ठीक है आज ले लेंगे। तो आज मैं आप लोगों का इंटरव्यू लिया। अभी ये मैथमेटिक्स का इंटरव्यू मैं सोचता हूँ हम यहीं ओवर करते हैं। और भी क्वेश्चन है जो आपके पार्ट 2 में मैथमेटिक्स के देंगे, क्योंकि एक ही समय पे बहुत समय, आधे घंटे से ज़्यादा हमको हो गया है। इतना मैं समझता हूँ काफ़ी है। मैं ओके, मैं मैं थैंक यू यहाँ सो से मच सर। हमारे यूट्यूब लाइव को और रिकॉर्डिंग को डिस्कनेक्ट करके अगला हम जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश वालों का ले लेंगे।
लैंग्वेज वालों का ले लेंगे। आर्ट एजुकेशन के मैंने 1-2 लिए हुए हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। तो जिनकी इंटरव्यू सर डेट एक्सक्यूज पहले मी है, सर, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि मेरा कौन सा मतलब वीक क्या है मेरा, मतलब आपका मैं किस आपने में जो improve कर सकती साक्षात्कार हूँ। दिया है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिए हैं मैथमेटिक्स के। थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश वाला जो पार्ट है, वो मुझे लगा कि जहाँ ज़रूरत पड़े थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलिए। कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में भी उसी चीज़ को समझा पाएँ, क्योंकि सर आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो ना कि मतलब अपने आप फ्लो हो जाता है आपकी तरफ। सच में सर। कोई बात नहीं। मैं तो इंग्लिश तो ज़बरदस्ती बोलता हूँ, लेकिन साक्षात्कार में ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, है ना। इट डजेंट ओके मैटर सर, वेयर वी आर डूइंग मिस्टेक इन ग्रामेटिकल पार्ट। डेफिनेटली सर आई विल ट्राई टू कहाँ स्पीक इन ग्रामर में हो रहा इंग्लिश। है, कोई चिंता की बात नहीं। अपने देश में इंग्लिश ऐसे ही चलती है ना। कोई इंग्लिश का दावा नहीं कर सकता कि वो बड़ा परफेक्ट है, ठीक है ना। कुछ लोग परफेक्ट होंगे तो वो अपनी जगह होंगे, लेकिन हमें जहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी इंग्लिश के साथ एकदम फेमिलियर हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ सर, टीचिंग में मैं मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, उसमें मुझे हाँ कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं, नहीं है जहाँ मैथमेटिक्स ज़रूरत में हो सर। वहाँ इंग्लिश हाँ बोलिए। जहाँ मैथमेटिकल ओके टर्म आ रही है, आपके बच्चे पूरी तरह से इंग्लिश समझते ही नहीं है आपके लेवल की, तो वहाँ हमें विद्वता दिखाने से कोई मतलब नहीं है ना। हम जो चीज़ बच्चों में बेहतर तरीके से, आसान तरीके से उनके लेवल तक पहुंचकर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, मेन चीज़ ये है। लर्निंग मस्ट बी एंश्योर्ड। हमारी इंग्लिश बोलने से बच्चे की लर्निंग अगर इंश्योर नहीं हो रही है तो फिर वो मैथमेटिक्स पढ़ाने का मुझे लगता है कोई मीनिंग नहीं है। तो हाँ, लेकिन इंग्लिश टीचर के लिए तो इंग्लिश इज़ मस्ट। उनको तो इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा और बच्चों को भी इंग्लिश में बोलना सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और 2 मिनट के अंदर मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज करके वापस आप लोगों से बात करता हूँ। जो लोग अभी अगला साक्षात्कार देना चाहते हैं वो मैसेज बॉक्स में अपनी इंटरव्यू डेट और पोस्ट डालें, और लैंग्वेज वाले कितने हैं वो देख लें, तो मैं उनका पीजी टीजीटी इंग्लिश का एक साथ हम ले लेंगे, ठीक है ना। पीआरटी का भी लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या, आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं बोलता हूँ हमेशा आप लोगों की हमारी ताकत क्या है कि आप, मैं जो काम कर रहा हूँ अगर आपको उससे थोड़ा भी लाभ होता है, ठीक लगता है, तो एक छोटा सा 30 सेकंड का 50 सेकंड का वीडियो बना के तो भेज सकते हैं ना। 1 मिनट का भी बना सकते हैं। तो उससे उससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय के जो हमारे मित्र लोग हैं, साथी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो देखते भी हैं, उन तक बात भी पहुंचती है। तो कहीं वो मैं जो काम कर रहा हूँ इसको निगेटिव वे में न ले, है ना। और मैं इसलिए, और ये पॉजिटिव वे में ले, और ये ठीक काम कर रहे हैं हम अपना टाइम निकाल के। तो ये बात आप लोगों का जो फीडबैक होता है ना, उससे ये बात कहीं ना कहीं पहुंचती है सकारात्मक तरीके से। ओके,